गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपको मैं जीएसटी में कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली हैं उनके क्या अर्थ हैं, उनकी क्या परिभाषाएं हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आएगी, ऐसी शब्दावली है जो हम सामान्य भाषा में उसका अर्थ अलग होता है और एक्ट में उसका अर्थ अलग होता है। तो हमारा जीएसटी एक्ट क्या कहता है, ऐसी कुछ शब्दावली हैं जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिया है माल, गुड्स, क्योंकि इसमें सबसे पहला जी शब्द गुड्स का ही है। तो व्हाट डू यू मीन बाई गुड्स? तो डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी एक्ट की धारा 2 उपधारा 52 में माल को डिफाइन किया गया है। माल से आशय मुद्रा व प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रकार की चल संपत्तियों से है। अर्थात सभी प्रकार की जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वह माल की परिभाषा में आती हैं, लेकिन मुद्रा और प्रतिभूतियों को छोड़कर। और इसमें अभियोग योग्य दावे, खड़ी फसलें, घास अथवा अन्य ऐसी सभी वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी हुई हों अथवा भूमि का हिस्सा हों, जिनकी आपूर्ति से पूर्व अथवा आपूर्ति अनुबंध के तहत पृथक करने का अनुबंध किया गया हो, शामिल है। अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु जो जमीन से जुड़ी हुई है, अगर पृथक करके हमें आपूर्ति करने का अधिकार है तब तो माल है, और जमीन से पृथक करने का अधिकार नहीं है तो वह माल की परिभाषा में नहीं आती है। तो आपने समझा कि माल में मुद्रा व प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रकार की चल संपत्तियां इसमें शामिल हैं, और इसमें अभियोग योग्य दावे भी शामिल हैं, जिसकी परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। तो गुड्स में आपने देखा कि जमीन व जमीन से जुड़ी हुई वस्तुएं छोड़ दीजिए, मुद्रा और प्रतिभूतियां छोड़ दीजिए, बाकी सब माल की परिभाषा में आते हैं। तो ये डिफाइन किया गया इस एक्ट में धारा 2 की उपधारा 52 के अंतर्गत। दूसरी परिभाषा है सेवा, सर्विस, क्योंकि एक्ट में नाम आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस? अर्थात सेवा से हमारा क्या आशय है, ये परिभाषा इस एक्ट की धारा 2 में उपधारा 102 में दे रखी है। ये धारा 102 हमें बता रही है कि सेवा से आशय माल, मुद्रा व प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य सभी कुछ से है। अर्थात एनीथिंग, मतलब कि आप माल छोड़ दीजिए, मुद्रा छोड़ दें और प्रतिभूतियों को छोड़ दें, इसके अलावा जो कुछ भी है, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी सेवाएं दे रहे हैं तो वह माल की जो है परिभाषा है वो सेवा में शामिल हो जाएगी। जो भी हम काम करें उस सेवा में है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि मुद्रा के प्रयोग से संबंधित गतिविधियाँ अथवा उनका एक रूप, करेंसी या मूल्य वर्ग या अन्य किसी रूप या इनका परिवर्तन संबंधी गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं, बशर्ते कि इनके बदले में हमने कोई प्रतिफल लिया हो, कमीशन लिया हो, कोई चार्ज लिया हो। तो सेवा में माल के अलावा जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब सेवा में शामिल हैं, लेकिन माल, मुद्रा, प्रतिभूतियों को छोड़ दीजिए, ये सेवा में शामिल नहीं है। अगर कोई सेवा निःशुल्क है, मान लीजिए कि 500 रुपये के नोट आप 100 रुपये के 5 नोट में बदलते हैं तो कोई चार्ज नहीं लिया, तो यह सेवा नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसी सेवा पर कोई कमीशन चार्ज किया है, कोई चार्ज वसूल कर लिया है, तो ये सेवा इस एक्ट में सेवा की परिभाषा में शामिल हो जाएगी। तीसरी डिफरेंस है अभियोग योग्य दावे, ऑक्शनेबल क्लेम्स, जो इस एक्ट की धारा 2 उपधारा 1 में समझाए गए हैं। और हमने यही पढ़ा है कि अभियोग योग्य दावे माल में आते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये अभियोग योग्य दावे हैं क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभियोग योग्य दावे अर्थात ऑक्शनेबल क्लेम्स का अर्थ वही है जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 में दे रखा है। अर्थात उसकी धारा 3 में जो परिभाषा है वही परिभाषा ये इस अधिनियम में ली गई है। इस परिभाषा के अनुसार इसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अभियोग योग्य दावों से आशय निम्नलिखित को छोड़कर अन्य किसी भी ऋण से है। पहला है अचल संपत्ति की गिरवी से सुरक्षित ऋण, दूसरा है चल संपत्ति के रहन अथवा गिरवी से सुरक्षित ऋण, किसी भी चल संपत्ति में लाभकारक हित जो वास्तविक अथवा रचनात्मक किसी भी रूप में दावेदार के कब्जे में नहीं है। इस प्रकार विविध देनदार व अन्य ऋण जो असुरक्षित हैं अभियोग योग्य दावों की श्रेणी में आते हैं। ये ऐसे दावे होते हैं जिन्हें दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके वसूल किया जा सकता है।
तो अभियोग योग्य दावे माल की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। लेकिन इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची में एक बात लिखी हुई है कि लॉटरी, शर्त व जुए के अलावा अभियोग योग्य दावों के अन्य व्यवहारों को न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लॉटरी, शर्त व जुए संबंधी अभियोग योग्य दावों को ही माल माना गया है। तो ये परिभाषा हमारी थी अभियोग योग्य दावों के संबंध में। नेक्स्ट परिभाषा है कुल आवर्त, एग्रीगेट टर्नओवर। हमने पढ़ा है कि कहीं 10 लाख रुपए, कहीं 20 लाख, कहीं 40 लाख, कहीं 1.5 करोड़ टर्नओवर शब्द बार बार हमारी बातों में आता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर? तो डियर स्टूडेंट्स, कुल आवर्त से आशय मैं जो बातें बता रहा हूं उनके कुल योग से है सभी कर योग्य आपूर्ति, सभी करमुक्त आपूर्ति, माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात, ऐसे व्यक्तियों को अंतर्राज्यीय आपूर्ति जो एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हो तथा जिनकी गणना संपूर्ण भारत के आधार पर की गई हो। परंतु कुल आवर्त में CGST शामिल नहीं है, SGST भी शामिल नहीं होता है, UT GST भी शामिल नहीं है और इंटीग्रेटेड GST भी शामिल नहीं है और किसी प्रकार का कोई शेष भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि पूरे वर्ष में जो आपूर्ति कर रहा है, चाहे वो करमुक्त हो, चाहे करयोग्य हो, चाहे माल की हो या सेवाओं की हो, तो वो हमारे टोटल टर्नओवर में शामिल होती है। एक व्यक्ति द्वारा कंपोजिशन योजना का विकल्प यदि अपनाया जाता है तो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के लिए हमें टर्नओवर की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से पंजीकरण कराने के लिए मैंने आपको बताया कि 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख की लिमिट तय करने के लिए भी हमें टर्नओवर की आवश्यकता होती है। तो हमें कुल आवर्त का पता होना आवश्यक है। नेक्स्ट परिभाषा आती है व्यवसाय, बिजनेस। एक कॉमन शब्द है बिजनेस। हम सामान्य भाषा में समझते हैं कोई व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता है वो बिजनेस होता है, लेकिन इस अधिनियम की धारा 217 में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि बिजनेस क्या है। तो व्यवसाय एक बहुत बड़ी टर्म इसमें ली गई है। व्यवसाय में कोई भी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशा, धंधा, साहस, दांव या अन्य इसी तरह की कोई गतिविधि चाहे आर्थिक लाभ के लिए हो या न हो, व्यवसाय में शामिल होती है। ऐसा व्यवसाय हमारा व्यापार से संबंधित या सहायक क्रियाएं वो भी व्यवसाय कहलाती है। हमारे इस व्यवसाय में जरूर नहीं है कि निरंतरता हो या नियमितता हो या बारंबारता हो। अगर हम कभी कभार करते हैं तो भी वो व्यवसाय कहलाएगा। व्यवसाय हमारा पूंजीगत वस्तुओं का हो, चाहे माल की आपूर्ति का हो, चाहे सेवाओं की आपूर्ति का हो, वो भी हमारा व्यवसाय है। कोई क्लब, कोई संघ, कोई समिति अगर किसी प्रकार का कोई कार्य कर रही है तो वो भी व्यवसाय है। यदि किसी परिसर के प्रतिफल के बदले कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो एंट्री शुल्क हम ले रहे हैं तो वो भी हमारा व्यवसाय है। व्यवसाय में प्रोफेशन भी शामिल है, वो और वोकेशन भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवसाय एक बड़ी टर्म है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि व्यवसाय का संचालन केवल लाभ कमाने के लिए किया गया हो। व्यवसाय से जुड़ी हुई सहायक और संबंधित क्रियाएं भी व्यवसाय में ही आती हैं, चाहे वो इंसिडेंटल नेचर की हो, चाहे एंसिलरी नेचर की क्यों न हो। तो डियर स्टूडेंट्स, व्यवसाय एक बड़ी टर्म है, अर्थात हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वह व्यापार हो, वाणिज्य, निर्माण, पेशा, धंधा, साहस, दांव, चाहे वो निरंतर हो, चाहे वो आकस्मिक हो, सब व्यवसाय की परिभाषा में इस अधिनियम में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट डिविजन में लिखिए वो है प्रतिफल, कंसिडरेशन, जो धारा 2 और उपधारा 31 में हमें समझाया गया है। तो इसका आशय क्या है? प्रतिफल से माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के संबंध में प्रतिफल क्या है, ये आपको इस अधिनियम की धारा 2 और उपधारा 31 में बताया गया है। माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया अथवा किया जाने वाला कोई भी भुगतान, चाहे ऐसा भुगतान मुद्रा में हो या मुद्रा तुल्य हो या अन्य किसी रूप में हो, लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी शामिल नहीं करेंगे। अर्थात मुद्रा या मुद्रा तुल्य या अन्य किसी रूप में अगर हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो हमारा प्रतिफल कहलाएगा। मान लीजिए हमने एक कार खरीदी 10 लाख की और बदले में हमने हमारी पुरानी कार 4 लाख की दे दी और 6 लाख रुपए नगद दे दिए, तो यहाँ पर तो पुरानी कार बदले में दे दी वो भी प्रतिफल है, और नगदी दिया है बदले में 6 लाख वो भी हमारा प्रतिफल है। तो प्रतिफल जरूर नहीं है कि मुद्रा में हो, मुद्रा तुल्य किसी वस्तु के रूप में भी
हो सकता है, ऐसा हमारा इस धारा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट डिफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इस अधिनियम में। धारा 2 की उपधारा 46 में समझाया गया है, जब भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे तो ये उससे संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पंजीकृत व्यापारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर होता है। करदाता द्वारा स्वयं कर निर्धारण विवरणी में बताई गई इनपुट कर जमा को इस खाते में अस्थायी रूप से जमा कर दिया जाता है। इसका उपयोग खाताधारी के द्वारा आउटपुट टैक्स के भुगतान करते समय इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेने में किया जाता है। इसे कॉमन पोर्टल पर पूर्ण करना आवश्यक होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण लेजर है जो पंजीकृत व्यापारी को रखनी आवश्यक है। अगली डिफिनेशन ले रहा हूँ वो है निर्माण, मैन्युफैक्चर। अर्थात मैंने बताया था कि इस अधिनियम में 3 प्रकार के व्यापारी विशेष रूप से काम में आते हैं। एक तो निर्माणकर्ता, एक ट्रेडर अर्थात व्यापारी कंपनियां, एक सेवा प्रदाता कंपनियां। तो निर्माणी जो कंपनियां हैं उनके लिए ये शब्द महत्वपूर्ण है और इस अधिनियम धारा 272 में इसको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो निर्माण से आशय कच्चे माल अथवा इनपुट के किसी भी विधि से किए गए प्रसंस्करण से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया उत्पाद अस्तित्व में आता है, जिसका नाम, लक्षण व उपयोग मूल कच्चे माल से भिन्न प्रकृति की हो, तो हम उसको निर्माण की परिभाषा में शामिल करेंगे। सामान्य शब्दों में इसको इस रूप में समझिए कि निर्माण के लिए एक मूल वस्तु होनी चाहिए जो कच्चा माल के नाम से जान जाती है, जिसको हम इनपुट कह सकते हैं। प्रसंस्करण की एक ऐसी विधि या तरीका अपनाना चाहिए जिसके कारण मूल वस्तु के आवश्यक तत्व समाप्त हो जाएं और वो एक नई वस्तु बन जाए। और जो नई वस्तु बनती है उसके लक्षण, नाम, उपयोग, गुण बिल्कुल कच्चे माल से भिन्न प्रकृति के होने चाहिए। तो अगर हमने ये प्रोसेस अपनाई है तो वो इस अधिनियम में निर्माण कहलाती है। और इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें है कि कंपोजिशन स्कीम की दर निर्माताओं के लिए तथा आपूर्तिकर्ताओं के लिए जो निर्माता नहीं है भिन्न भिन्न है। अतः हमें पता होना चाहिए कि ये निर्माण करता है या ये व्यापारिक व्यक्ति है, ये पता होना जरूरी है। तो निर्माण क्या है ये समझना है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण से बताना चाहता हूँ। जो रुई से धागा तैयार किया ये निर्माण है, क्योंकि एक नई वस्तु बन गई, उसकी गुण अलग हो गए, उसकी उपयोगिता अलग हो गई। लकड़ी को चीर कर फर्नीचर बना दिया, लकड़ी कच्चा माल थी हमारी, फर्नीचर हमने एक प्रोसेस लगाई, एक नई वस्तु बन गई, उसका गुण, उसका रूप, उसकी उपयोगिता अलग प्रकार की हो गई। तिलन से तेल निकाल दिया तो ये निर्माण है। तो हम कह सकते हैं कपास से रुई और बिदौले निकालना ये निर्माण है, क्योंकि ये अलग वस्तु यहाँ हमारे सामने आ गई। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो निर्माण में शामिल नहीं होती हैं, जैसे खान से पत्थर निकालना निर्माण नहीं है, पान में कत्था और चूना लगाकर खाने के लिए पान तैयार करना निर्माण नहीं है, क्योंकि अलग अलग वस्तु पैक करके हमने एक पान के पत्ते बेच दी हैं। फूल से गजरे और माले बनाना ये निर्माण नहीं है, क्योंकि पहले भी फूल थे, अभी फूल है, फर्क इतना ही है कि हमने इनको धागा में पिरो दिया है। तो ये निर्माण के लिए बेसिक कंडीशन होनी आवश्यक है। अगली परिभाषा है व्यक्ति, पर्सन, जो धारा 2 उपधारा 84 में समझाया गया है। पर्सन से क्या आशय है? तो मैं बताऊँ पर्सन विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है, जिसमें क्या क्या शामिल है ये समझिए आप। धारा कहती है एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी, एक फर्म, एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी संस्था, व्यक्तियों का समुदाय, केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई भी निगम, भारत के बाहर किसी कानून के तहत सम्मिलित कोई भी कंपनी या निगम, सहकारी समितियां, स्थानीय सत्ता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई ट्रस्ट और कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, ये सब पर्सन कहलाते हैं अंडर सेक्शन 24 में। तो जो पर्सन इस अधिनियम में पंजीकृत करा लेगा वो पंजीकृत हो जाएगा, पंजीकृत व्यक्ति, और जो नहीं कराता है वो अपंजीकृत पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो ये थी परिभाषा पर्सन की। नेक्स्ट है व्यवसाय का स्थान। विद्यार्थियों, इस अधिनियम में व्यवसाय का स्थान भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो व्यवसाय का स्थान क्या है ये धारा 285 में समझाया गया है। तो व्यवसाय के स्थान का मतलब ऐसा स्थान जहाँ व्यापारी सामान्यतः व्यापार करता है, या व्यापारी का गोदाम या वेयर हाउस है, यह व्यापारी की हेड ऑफिस है जहाँ वो अपने हिसाब किताब की पुस्तकें रखता है, या व्यापारी की एजेंसी है जहाँ उसका एजेंट रहता है या उसकी ब्रांच है। तो ये सभी स्थान व्यापार के स्थान इस अधिनियम में माने गए हैं। अर्थात जहाँ व्यापार करता है, जहाँ वेयर हाउस है, जहाँ एजेंट है, जहाँ हेड ऑफिस है, ये सब व्यापार के स्थान इस अधिनियम में माने गए हैं। नेक्स्ट है बीजक, इनवॉइस। कि इनवॉइस क्या है, क्योंकि हमें इस अधिनियम में बार बार शब्द हमारे सामने आएगा इनवॉइस का।
बीजक को समझाया इस अधिनियम में कि एक पंजीकृत व्यक्ति कर योग्य माल की आपूर्ति के संबंध में एक बीजक निर्धारित विधि से जारी करेगा, जिसमें माल का विवरण, माल की मात्रा, माल का मूल्य, वसूल किए गए कर की राशि का उल्लेख होगा और आपूर्ति का स्थान, सेवा का वर्णन, सेवा की मात्रा, सेवा का मूल्य, सेवा वसूल करने के तरीके या उसकी कर की राशि, जिसमें सबका उल्लेख है। हम ऐसे एक दस्तावेज को बीजक के नाम से, इनवॉइस के नाम से जानते हैं। अर्थात जिसमें माल की मात्रा भी है, मूल्य भी है, दर भी है, कर की राशि भी है और जीएसटी नंबर भी होने चाहिए। तो ये ऐसा कोई भी दस्तावेज है वो बीजक के नाम से जाना जाता है। अगली परिभाषा है पंजीकृत व्यक्ति, रजिस्टर्ड पर्सन, धारा 2 की उपधारा 94 में। पंजीकृत व्यक्ति से आज से ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। इसमें विशेष पहचान संख्या वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है। तो जिसने पंजीयन करा लिया इस अधिनियम में वो पंजीकृत व्यक्ति कहलाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, ईस्ट वेस्टी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वह सहकारी समिति हो, चाहे वो क्लब ही क्यों न हो। एक आता है महत्वपूर्ण परिभाषा, विपरीत प्रभार, रिवर्स चार्ज, अंडर सेक्शन 2 की 98 की उपधारा। विपरीत प्रभार से आज से इस अधिनियम में एकीकृत माल व सेवा कर अधिनियम में या दोनों की हम अगर बात करें तो आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर चुकाता है। अर्थात ऐसी परिस्थितियां अगर आती हैं कि आपूर्तिकर्ता के बजाय आपूर्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति का कर दायित्व बन जाए तो वो विपरीत प्रभार के अंतर्गत आता है। सामान्यतः माल व सेवा कर आपूर्तिकर्ता से वसूल किया जाता है, परंतु विपरीत प्रभार तंत्र के तहत माल व सेवा कर अर्थात जीएसटी माल व सेवा या दोनों की आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता से वसूल करना पड़े तो वो रिवर्स चार्ज कहलाता है। दूसरे शब्दों में राज्य के भीतर की आपूर्ति के दौरान या अंतर्राज्य आपूर्ति के दौरान एक अपंजीकृत व्यक्ति माल, सेवा या दोनों की आपूर्ति एक पंजीकृत व्यक्ति को करता है तो केंद्रीय माल व सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल व सेवा कर अधिनियम में जो व्यक्ति माल खरीदने वाला है अर्थात जो क्रेता व्यापारी, जो पंजीकृत व्यापारी है, वह कर का भुगतान करेगा अर्थात कर के दायित्व की का प्राप्तकर्ता का हो जाएगा। तो हम उसको विपरीत प्रभार के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने आपके सामने रखी है। ये बार बार क्वेश्चंस में आपके सामने आएंगी, तो ये इसकी टर्म्स जो हैं आपको अच्छी तरीके से पता होने आवश्यक है। मेरे कल के लेक्चर में जो आने वाला कल होगा उसमें मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पढ़ाऊँगा, जिनको आप ध्यान से पढ़िए। ये परिभाषाएं ऐसी हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं आपसे, 4 या 5 परिभाषा डाल दी, इन परिभाषाओं को शॉर्ट में समझाइए क्या है, या जीएसटी एक्ट में महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी समझाइए। तो आप इन परिभाषाओं को अच्छी तरीके से तैयार करना है, आपको इसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी जरूरी है और एग्जामिनेशन के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो विद्यार्थियों, इन परिभाषाओं को अच्छी तरीके से आप तैयार कीजिए। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।